ग्लोबलाइजेशन के आपको जो है बेटा अभी एक और असाइनमेंट जो है डाली है, यही वाली ही। कल 1 to 5 क्वेश्चन दिए थे, तो आगे बाकी के क्वेश्चन 6 to 10 जो है आज आपने जो है करने हैं इसके। क्लियर है? जल्दी से डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस। वीडियो ऑन कीजिए। अमन, बलजिंदर सिंह और जॉयदीप, आर्यन, किसी ने भी ऑन नहीं कर रखी है। फायदा क्या है बेटा विदाउट वीडियो? अगर वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो क्लास में। हाउ वुड आई कम टू नो? फायदा तो तभी है कि जब आप वीडियो ऑन करके बैठो। आप लोगों में तो सीरियसनेस होनी चाहिए। मैं तो ये एक्सपेक्ट करती थी जो हमारी 10th क्लास है, वो बोर्ड क्लास है, उनमें तो पढ़ाई को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ये कंसिडर करा जाता है। मैं तो यही 10th को लेके जो है चल रही थी कि बच्चे जो है बहुत सीरियस होंगे। और दूसरा सबसे ज्यादा एसएसटी में इसलिए सीरियस होंगे क्योंकि एसएसटी का उनका कोई भी सिलेबस ही नहीं हुआ, सिर्फ एक चैप्टर हुआ है और पेपर आपके आने वाले हैं। तो आप लोगों में तो वो सीरियसनेस दिख नहीं रही है मुझे कहीं भी, किसी भी लेवल पर। ऑन कर लीजिए। राजवीर, वंश राणा, आर्यन सैनी, जॉयदीप। जॉयदीप, व्हाट हैपेंड? नवजोत, मॉर्निंग में भी आपका नेटवर्क इशू था, अब तो ये पुराने बहाने छोड़ दो। लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में भी यही तो पता है, जब आपको ऑनलाइन क्लासेस है तो नेट उस अकॉर्डिंग अच्छा चलाओ ना, अच्छा वाला नेट पैक ले लीजिए जब पता है आपको कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। What do you understand by the term globalization? Or explain in your own words. Globalization is defined as the integration between countries through foreign trade and foreign investment by MNCs. आज मैंने आपको बताया था कि हमारा MNCs का कितना important रोल होता है, कैसे जो है हम MNCs की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। सो इट इज इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, जो हमारी जितनी भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट करती है। किसके थ्रू? फॉरेन ट्रेड की मदद से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मदद से। और आज मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। जल्दी से हैंड रेस करो, मुझे जरा ये बताओ कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जल्दी हैंड रेस कीजिए। आर्यन, आर्यन सैनी। The trade in which the material export to other country is called foreign trade. Okay. Anyone else? म्यूट कर लो बेटा।
और वीडियो भी ऑन कर लीजिए, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन में ज्यादा अच्छा मजा आता है। जयदीप, 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 हाँ जी बोलो। जयदीप, बेटा अनम्यूट कर दिया है आपको, जयदीप। डोंट नो, ओके। देखिए, मॉर्निंग में भी आप लोगों को बताया था कि फॉरेन ट्रेड जो है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें, डिफरेंस। फॉरेन ट्रेड यूएसए से एक पर्सन है जो इंडिया आके क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में जाके, जो है यूएसए से एक पर्सन जो है गए और उन्होंने इंडिया में जाके इन्वेस्ट करा, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन ट्रेड क्या है, जहां पर कि यूएसए ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसने जो है उसकी मार्केटिंग कहां पर, इंडिया में करी, इंडिया में बेचने के लिए दे दिए। क्लियर? इधर से इंडिया ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो बना के उन्होंने कहां पर, यूएसए में। जो ये एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, exchange of goods and services between countries known as foreign trade। ये जो है हमारा ट्रेड है, जहां पर कि दोनों ही तरफ से, यहाँ कोई प्रोडक्ट बना, इन्होंने कहा बेच दिया, इंडिया में जो है बेच दिया और इंडिया के लोगों ने खरीद लिया। इन द सेम वे इंडिया ने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उन्होंने कहां पर जो है यूएसए में बेच दिया और यूएसए के लोगों ने यूज। ये हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज नोन एज फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहां पर कि एक पर्टिकुलर कंट्री से एक बंदा जो है उसके दूसरी कंट्री में जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई प्लांट सेटअप कर रहा है या कुछ कर रहा है, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जहां पर की फॉरेन ट्रेड का जो है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, माइग्रेशन ऑफ पीपल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जो है जा रहे हैं। फ्लो ऑफ कैपिटल फाइनेंस, कैपिटल जो है हमारी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। सीधी सी बात है, अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बंदा जो है यहाँ पर आके, यूएसए से कोई बंदा इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स वो अपने साथ जो है वहां से पैसा भी यहाँ पर लेके आ रहा है। नेक्स्ट आता है एंड प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल टुगेदर। जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉरेन कंट्रीज से, इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, दैट विल कंट्रीब्यूट as a globalization, that make globalization possible। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, what was the reasons for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? Why did it wish to remove these barriers? क्या reasons थे
बैरियर्स लगाने की टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और विश क्यों करी गई थी कि इन बैरियर्स को रिमूव करा जाए? आज ही मॉर्निंग में मैंने ये कंसेप्ट समझाया था कि बैरियर्स जो है क्यों लगाए जा रहे थे फॉरेन ट्रेड पर, क्या प्रॉब्लम आ रही थी हम लोगों को, इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या लॉस हो रहा था। दूसरा, और ये क्यों चाह रहे थे कि इन बैरियर्स को हटाया जाए? जल्दी हैंड रेस। बहुत ही अच्छे से आज एक्सप्लेन करा था। यस जॉयदीप। Yes, ma'am. Ma'am, the reason for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government are the main reason was that the goods produced by the Indian producers or the local producers are the quality does not compete with the quality of the foreign goods and services. So to help the producers against the competition, the government allowed some trade barriers to be applied on the foreign goods. It helped the producers to avoid the competition between two countries. Okay. To protect the interest earned by producers and small industries of our countries. ये चीज जो है मॉर्निंग में बहुत अच्छे से, एनीवन एल्स जयदीप के अलावा बाकी ललित कुमार, आर्यन सैनी, प्रॉपर इलेबोरेटिव वे में जो है ये कंसेप्ट जो है समझाया था मैंने, और वही सेम क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है। क्या रीजंस थे बैरियर्स लगाने के फॉरेन ट्रेड पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? दूसरा, कि ये क्यों विश करी जा रही थी कि इन बैरियर्स को हटा दिया जाए। एनीवन एल्स? आर्यन, इंद्रजीत? मॉर्निंग में ये कंसेप्ट हमने अच्छे से करा था। प्रियांजल, राजवीर, बलजिंदर, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों का फाइनल एग्जाम है एंड व्हाट यू पीपल आर डूइंग। एक एक चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन, दो दो तीन तीन बार एक्सप्लेन करा है, देन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे होगे फाइनल एग्जाम में? मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। और स्पेसिफिकली एसएसटी में जहाँ पर आपको प्रॉपर जो है रीजंस देने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन का देखते हैं। The main reason for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government was to protect the interest earned by the producer. जो भी प्रोड्यूसर्स ने जो है, हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करके रखे। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्हीं से ही जो है इंडियन लोग जो है खरीदे, कंज्यूम करें। एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जो बाहर का कंपटीशन है उनसे जो है जितने भी हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बचा के रखा जा सके, सो दैट कि जितने भी इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इंडियन कंज्यूमर्स लें। दूसरा, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको चाइना वाला, जहां पर 5 रुपीज और 10 रुपीज की बात करी गई थी। क्या करा गया था कि 5 रुपए का एक प्रोडक्ट जो है हमारा चाइना से प्रोडक्ट आ रहे हैं, इंडिया में 5 रुपए में बिक रहा है, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट जो है इंडिया में 10 रुपीज का बिक रहा है। तो इससे हमारे प्रोड्यूसर्स को क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो क्या करा गया? उसके ऊपर बैरियर लगाया गया। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और वो क्यों लगाया गया वो बैरियर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? ताकि जो है हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को जो है लॉस ना हो, ये मेन रीजन था। उन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा के कि बाहर से जो भी गुड्स आएंगे उस पे हम जो है टैक्स लगा देंगे इंडियन गवर्नमेंट। अब वो प्रोडक्ट 5 का जो है सीधा 11 का बन गया था, 6 रुपए का टैक्स, तो लोकल प्रोड्यूसर 11। तो दोनों का कंपटीशन बराबर से बना रहे, इसीलिए जो है ये चीज जो है बैरियर्स जो है लगाए गए थे। अब आता है Why did it wish to remove these barriers? क्यों विश करी गई थी कि ये बैरियर्स जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हटाए जाए? पहला रीजन, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए हटाए जाए क्योंकि अब इन लोगों को जो है जितनी भी डेवलप कंट्रीज थी उनको हो रहा था लॉस। पहले इजीली उनका बिक रहा था, अब जो है बैरियर लगा के उनका प्रोडक्ट क्या हो गया था? महंगा हो गया था, जहां पर कि उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। पहले कोई भी कंपटीशन नहीं था। दूसरा, एक रीजन और था कि जैसे अगर हमारे देश में
बाहर के प्रोडक्ट्स आएंगे और हमारे लोग उसको यूज करेंगे, तो जो हमारे यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारी कंट्री के, उनको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट को और अच्छा और एक बेटर क्वालिटी का जो है बनाना है। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडियन बिजनेसमैन थे, कहीं ना कहीं वो इस चीज से जो है एनकरेज हुए हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी जो है वो ध्यान दें। नेक्स्ट आता है, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज। किस तरीके से जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है चेंजेस इन लेबर लॉज, उन्होंने कंपनीज को जो है किस तरीके से मदद करी। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज बिकॉज इट हैव्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहली चीज, जितने भी लेबर लॉज में हम फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे उससे जितनी भी एमएनसी उनको क्या फायदा मिल रहा था, इससे जो है हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, एक रेगुलर बेसिस पे वर्कर्स को हायर करने की बजाय कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड्स व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। अब ये केस कब होता है, जब आपने देखा होगा कि जब ईयर की एंडिंग आ जाती है ना, जब क्लोजिंग चल रही होती है, उस टाइम पर काम जो है सबसे ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे जैन टू मार्च, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब उस टाइम पर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज, नाम लूंगी मैं, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं कि दिसंबर में हायरिंग निकालती हैं, वैकेंसीज निकालती हैं, 3 मंथ्स का वो सर्टिफिकेट भी देती हैं और वो सैलरीज भी जो उनके रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनसे डबल सैलरीज भी देती हैं, क्योंकि उन्हें पता कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इन 3 महीने में उन्होंने डबल काम लेना है। इससे क्या होगा कि पूरे साल जो है लोगों को जो है पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ 3 महीने में, और इनका काम भी हो जाएगा। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। अब एक कंपनी है, उनको क्या फायदा हो रहा है, उनकी कॉस्ट जो है रिड्यूस हो रही है। पहले तो कहाँ, उनको पूरे ईयरली, एक आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो ईयर के लिए, एक आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो जस्ट फॉर 3 मंथ्स, जब हमारा लास्ट में काम ज्यादा होता है या फिर जब हमारे पास प्रेशर वर्क ज्यादा होता है, तो उस टाइम पर आप ये देखो कि ये जो एम्प्लॉय है इसको हमें पूरे साल जो है सैलरी देनी पड़ रही है, इस एम्प्लॉय से हम डबल काम ले रहे हैं और इसको सैलरी भी 3 मंथ्स की, बदले में इन लोगों को जो है सर्टिफिकेट भी मिलता है 3 मंथ्स का ही। और ये काफी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरे कजन है, उन्होंने भी ऐसा करा था, दिसंबर में हायरिंग निकाली और दिसंबर में हायरिंग निकाल के जैन में ज्वाइनिंग करी, टिल मार्च तक काम करवा लिया डबल। सैलरी बिगिनिंग थी 25,000 जो है उनको दिया गया था 1 महीने का, प्लस सर्टिफिकेट भी जो है दिया गया था। उसके साथ में आपको जो सर्टिफिकेट में जो ब्रांड नेम मिल रहा है, उस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उस कंपनी से चीजें सीखने का भी मौका मिल रहा है, और ये ट्रेनिंग भी देते हैं। अब क्या हो रहा है, कॉस्ट क्या है, एंग्लो ईस्टर्न में भी तो यही होता है ना? हाँ जी, एंग्लो ईस्टर्न में भी तो ये होता है। नहीं, एंग्लो ईस्टर्न में ऐसा कुछ नहीं है, उनके जो है रैंक्स के अकॉर्डिंग जो है उनके जो है टाइम पीरियड चलते हैं। फॉर एग्जांपल 4th इंजीनियर 6 to 8 मंथ्स, देन आपका जो है 3rd इंजीनियर जैसे जैसे रैंक, देन उनका 5 मंथ्स का होता है, देन उनके जो है सेकंड इंजीनियर उनका टाइम पीरियड 5 मंथ्स का होता है, उससे पहले 6 मंथ्स रहता है, और जो बिल्कुल जूनियर इंजीनियर का होता है वो 8 मंथ्स का होता है। और मैम कैप्टन और कैप्टन का नहीं, आई डोंट नो चीफ इंजीनियर, मुझे ऑफिसर लाइन का पता है, क्योंकि मैम मेरे भाई का तो 6 या 7 महीने का है। नहीं, मेरा ब्रदर सेकंड इंजीनियर है एट प्रेजेंट, और उनका जो है 5 मंथ्स, और उनका 5 मंथ्स का है पीरियड ऑफिशियली, लेकिन 1 मंथ प्लस लेके चलो कि वो डिपेंड करता है कि किस पोर्ट पर, जहां भी उनका शिप है तो वहां पर पोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, तो वो 15-20 दिन महीना ऊपर नीचे रहता है इन लोगों का, ऐसे होता है। यस मैम, डिले हो जाता है कभी कभी। जी जी जी, 100%।
तो ये इस तरीके से अब यहाँ पर 3 मंथ सैलरी दे रहे हैं तो कॉस्ट क्या हो रही है उस कंपनी को कम। क्या करते हैं ये लोग, सोचते हैं ईयरली हम ये कम कम रेट पर 15 10 12,000 में हायर करते हैं, तो पूरे साल इनसे काम कराते हैं। लास्ट में जो है ये 3 मंथ्स में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज, एकदम एफिशिएंट एम्प्लॉयज को जो है हायर करते हैं, उनसे सारा काम निकलवाते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। और ये ऐसी बातों वाला कंसेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकली होती हैं ये चीजें। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उस कंपनी का काफी बड़ा नाम है जिन जो करती हैं, हर साल करता है वो, हर साल एवरी ईयर, हमारी इंडियन कंपनी है, बहुत ही रिनाउंड। नेक्स्ट आता है, this is done to reduce the cost of labor for the company. However, if still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. अगर यहाँ भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके बाद क्या करती हैं फॉरेन कंपनीज जो हैं वो और फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करती हैं लेबर लॉज में। द कंपटीशन इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग ईच डे। अगर हम हर दिन की बात करें तो कंपटीशन जो है इंक्रीज हो रहा है हमारे मार्केट में। And if the government does not allow flexibility with these laws, the foreign companies will not be able to reach their desired profit levels. अब इनको मदद किनकी चाहिए होती है इन MNCs को, कि वहां पर गवर्नमेंट जो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे अपने लॉज में, ताकि फॉरेन कंपनीज जो उनका मोटिव है, जो उनका एक डिजायर्ड प्रॉफिट जो वो कमाना चाहते हैं, उस लेवल तक जो है पहुंच पाए। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे तो ये अपने डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगी ये MNCs। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच MNCs सेट अप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। MNCs set up and control production by investing a huge amount of money in a country's economy. MNCs जो है वो जो है एक सेटअप लगाती हैं, प्लांट लगाती हैं, देन प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं बाय इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। काफी सारा पैसा लगता है, ये भी हमने करा था डिस्कस कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा रहे हो तो आपको हर चीज देखनी पड़ती है, वहां की जमीन आपको प्रॉपरली मिलेगी नहीं मिलेगी, देन वहां पर आपको लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो काफी एक्सपेंस आता है एक सेटअप करने में। It sets up production units close to the market. अब ये वहां पर ज्यादातर जो है सेटअप लगाते हैं जो मार्केट के क्लोज एरिया हो, बिल्कुल नियर बाय एरिया हो, ताकि जो है इजीली जो है ये लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके, सो दैट दे गेट चीपर लेबर, और जो है लेबर भी जो है इनको चीप मिल सके। अब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे देश में, आपके अलग अलग जगह पर जहां से भी आप हो, आपने देखा होगा कि एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, नाम सुना होगा आप लोगों के यहाँ भी होगा इंडस्ट्रियल एरिया। थंबनेल शो करो, होता है कि नहीं होता भाई इंडस्ट्रियल एरिया हर जगह। वो मोटिव ही यही होता है कि वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने का। उस एरिया में क्या होता है कि एक जो है इनकी जितनी भी लेबर है वो नियर बाय वहीं की रहने वाली होती है। एक तो इनको इजीली जो है लेबर मिल जाती है, दूसरा उनको सस्ते दामों पर जो है वो लेबर जो है मिलती है। द कंपटीशन ओके, नेक्स्ट आता है to increase production, MNCs collaborate with some local companies as the production rate would rapidly increase. rapidly होता है बेटा बहुत तेजी से बढ़े। अब क्या कह रहे हैं कि जितनी भी MNCs होती हैं, अब मैंने इंडिया से उठ के मैंने USA में एक प्लांट लगाया, तो मुझे USA की वर्किंग कंडीशंस नहीं पता, वहां का इन्वायरमेंट नहीं पता, वहां की मार्केटिंग नहीं पता, वहां की मार्केट किस तरीके से चलती है, या वहां के लोगों को क्या चीज पसंद है क्या चीज नहीं पसंद है। तो अब मुझे अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है, तो मैं क्या देखूंगी कि वहां की जो लोकल कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनको ना मैं अपने साथ मर्ज करने का सोचूंगी, या फिर उनके साथ मैं टाई अप करूंगी, ये इन दोनों में से, ताकि वहां के लोगों को मैं बेहतर जो है अंडरस्टैंड कर सकूं और उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है मैं अपना प्रोडक्ट जो है वहां पर प्रोड्यूस कर सकूं, सेल कर सकूं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द MNCs बाय लोकल कंपनीज एंड एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। ये अपने लोकल कंपनीज को बाय करते हैं, एक्सपेंड करते हैं प्रोडक्शन को। मैंने कल बताया था 3 ways in which
किस तरीके से हम जो है एक प्लांट को जो है सेटअप कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कल हमने डिस्कस करा था। The other way in which they control production is by placing the orders for production with small and local producer। यहाँ पर मैंने प्यूमा का जो है आपको एक एग्जांपल दिया था कि प्यूमा क्या करती है। जरूरी नहीं है कि जो प्यूमा का शूज आप पहन रहे हो वो सारे के सारे शूज जो प्यूमा फैक्ट्री में ही बने हो। क्या करते हैं, ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को जो है खरीदते हैं, एक जो है प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं, वहां पर जो है लेबर को हायर करते हैं, हायर करके उनको सैंपल दिखा दिया जाता है कि भैया आपने जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही जूता बनाना है। उसके बाद ये अपनी ब्रांडिंग लगा देते हैं, अपना नाम लगा के जो है बेच देते हैं। They help production using technology, heavy machinery. Again, or the same one, I already told you yesterday कि इन लोगों को जो है उस लेबर को जो है टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज जो है सब प्रोवाइड कर दी जाती है और वो स्किलफुल वर्कर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक ब्रांड में बन रहा है वहां पर ही स्किलफुल। मेन मोटिव होता है कि यहाँ पर कम पैसों में इनसे काम करवाया जाता है और खुद जो है प्रॉफिट जो है ज्यादा कमाने के कारण ये चीजें करी जाती हैं। छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस जो है खोले जाते हैं। Why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? What do you think? Should the developing countries demand in return? अब वो ये कह रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज ये क्यों चाहते थे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है इनकी ट्रेड को और इनकी इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको हटा दिया जाए। और क्या बदले में डेवलपिंग कंट्रीज अगर रिस्ट्रिक्शंस हटाती हैं तो उनको जो है क्या इन रिटर्न कुछ डिमांड करना चाहिए? अगेन टुडे वी हैव डिस्कस्ड दिस। Developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment because MNCs can set up industries in small and developing nations। ये छोटे और developing nations जो हैं उनमें जो है MNCs जो हैं अपनी इंडस्ट्रीज को जो है सेटअप करती हैं, which are less expensive। अगर कंपैरेटिवली डेवलप कंट्री की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है कम एक्सपेंसिव होती हैं और प्रॉफिट मेकिंग जो है ज्यादा होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन, लेस एक्सपेंसिव, जो इनको कॉस्ट पड़ती है वो कम पड़ती है और जो इनको प्रॉफिट होता है डेवलपिंग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने से वो ज्यादा होता है। द लेबर कॉस्ट डिक्रीजेस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब लेबर जो है इजीली चीप अवेलेबल हो जाती है। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी यहाँ पर नखरे ज्यादा नहीं होते हैं। अगर हम यहाँ बात लेके चले, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया में इजीली आपको लेबर मिल जाएगी और उतने नखरे नहीं है। आपको 500 रुपए पर डे भी मिल जाएगी, आपको 200 भी मिल जाएगी। क्लियर है? जिससे कि इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है कम पड़ती है एंड दीज डिक्रीजेस इन कॉस्ट रिजल्ट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। इनका काम भी चल रहा है, इनको लेबर भी कम प्राइस में मिल रही है, कॉस्ट भी कम आ रही है और प्रॉफिट जो है इनका इंक्रीज हो रहा है। Also setting up factories and industries in developed countries increases competition। But अब एक चीज हो जाता है, इससे कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाहरली कंट्री से हमारी कंट्री में कोई आ रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। तो उनको देखना पड़ता है कि अब हम अपना प्रोडक्ट जो है किस तरीके से, क्या हम उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें कि इनसे compete कर सकें, या फिर जो है हम अपनी जो है कॉस्ट को डिक्रीज करें। तो ये फैक्टर्स उनको देखने पड़ते, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं बिकॉज कंपटीशन इंक्रीज होता है इसमें। The developing countries should in turn ask for a fair removal of trade barriers in order to protect their own industries। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बदले में क्या मांगना चाहिए कि ट्रेड बैरियर्स जो हैं फेयरली, मतलब आप जो है थोड़े से एक बेनिफिट डेवलपिंग कंट्रीज को ये मिलना चाहिए कि ट्रेड बैरियर जो है एक फेयर तरीके से रिमूव होने चाहिए सो दैट कि इनकी खुद की इंडस्ट्रीज भी जो है बच सके। मैंने आज मॉर्निंग में बताया था कि कैसे जो है
ये लोग जो है एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को, यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री को इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी शॉप्स तक बंद हो जाती है, उनके स्मॉल बिजनेसेस ठप हो जाते हैं। एग्जांपल दिया था, जैसे चाइना के एक टाइम पर हमारे देश में इस तरीके से प्रोडक्ट चलते थे कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी राजी नहीं था, क्योंकि वो इतने चीप रेट में थे और वो फैसिलिटीज भी अच्छी दे रहे थे। तो अब ये कह रहे हैं कि हाँ, बदले में हमें ये चीज डिमांड करनी चाहिए कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो एक फेयर तरीके से जो है हटाए जाएं, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज भी, हमारी रोजी रोटी भी कहीं पर भी इफेक्ट ना हो। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जयदीप बेटा चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। The impact of globalization has not been uniform. Explain this statement. The impact of globalization has not been uniform because only the developed countries have gained profit due to globalization. अब वो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। डेवलप कंट्रीज पे इसका अलग इम्पैक्ट है, डेवलपिंग कंट्रीज पे ग्लोबलाइजेशन का अलग इम्पैक्ट है। इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होता है ग्लोबलाइजेशन के केस में वो किनको होता है? डेवलप कंट्रीज को होता है। ये ज्यादा प्रॉफिट्स जो है अर्न करते हैं with the help of globalization. The developing countries are only a source of setting industries. डेवलपिंग कंट्रीज तो एक साधन बन जाती हैं एक इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का, एंड गेटिंग चीपर लेबर, और वहां पर जो है चीप लेबर जो है इजीली जो है मिल जाती है। एंड द एंटायर प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रॉफिट्स जो है कौन अर्न करते हैं, किनका फायदा होता है? डेवलप्ड कंट्रीज का। द स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्रीज have constantly been facing challenges in terms of earning profit. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितनी भी कंपनीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको जो है चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस। हाउ हैज बेटा उनको जितना भी वहां पर जो है अवेलेबिलिटी जो है मटेरियल्स की वो बहुत ही जो है चीप रेट में है। अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्लियर, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उनको 100 रुपीज कॉस्ट आ रही है, और इधर इंडिया में क्या हो रहा है, वही सेम प्रोडक्ट 200, उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, उनको लेबर महंगी। चाइना में जो है लेबर जो है भाई बहुत सस्ती है, पॉपुलेशन रेट बहुत हाई है, वहां पर दुनिया ही इतनी सारी है, सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना, तो उनको जो है इजीली चीप लेबर मिल जाती है, उनको सस्ते में चीजें मिल जाती हैं, तो वो इजीली टेक्निकली भी वो इंडिया से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उनको लो कॉस्ट पड़ती है और वो इजीली जो है अपना जो है कम रेट में अच्छी फैसिलिटीज जो है दे देते हैं, तो जिससे कि कंज्यूमर जो है खुश हो जाते हैं। सिंपल। अब मान लो अगर कोई चीज वो 100 रुपीज में चाइना बेच रहा है, तो दैट डजंट मीन कि उन्होंने उसमें अपना प्रॉफिट नहीं रखा, तो उनको लॉस कहाँ से होगा जोयदीप? सिंपल, 100 का मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने 100 ही उनकी लागत लगी है, उसमें उन्होंने अपनी प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर बल्क में उनके प्रोडक्ट्स जो है बिकते हैं। एक टाइम पीरियड था जब चाइना के ही फोन चलते थे इंडिया में, आपको पता होगा अच्छे से, चाइनीज प्रोडक्ट। ये तो जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक बॉयकॉट करा है, और खासकर कि जो है जब से कोरोना वायरस आया तो ये चीजें और रैपिडली बन गई हैं, और ही बिलीव्स इन मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब ही उनका यही था, मेक इन इंडिया, कि इंडिया में ही जो है चीजें मैन्युफैक्चर्ड हो। इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है अलाउ करा था मोदी जी ने कि बाहर से लोग यहाँ पर आके जो है करें, और दूसरा इन्होंने अपने इंडिया के भी जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको प्रोत्साहित करा था कि आप जो है अपनी कंट्री में खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें, रादर देन कि हम बाहर से चीजें लें, वो चीजें हमें महंगी पड़ेंगी। मेक इन इंडिया याद होगा उनका टाइटल अच्छे से। यस, चैट बॉक्स लिखे जयदीप।
how has liberalization of trade and investment helped the ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? अब ये वही क्वेश्चन आ गया कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, जैसे ही लिबरलाइज कर दिया गया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, तो इन पॉलिसीज ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को किस तरीके से हेल्प करा? फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अगेन मॉर्निंग में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से रीड आउट करो इस क्वेश्चन को। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं कि चॉइसेस ऑफ द बायर्स हैव आल्सो एक्सपेंडेड। अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी कंज्यूमर हैं अपनी ही कंट्री के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि वो एक लिमिटेड एरिया में थे। जैसे ही बाहर के प्रोडक्ट आए तो बायर्स के पास एक चॉइस होगी कि हम बाहर का प्रोडक्ट लें या इंडिया का प्रोडक्ट लें। हम कंपैरिजन करते हैं ना बहुत बार। आज भी अगर हम फोन लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं या फिर हम कोई भी गैजेट लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं XYZ, इनफैक्ट ये चीज हमारी क्लोथिंग पे भी फॉलो अप होती है, तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसकी रेटिंग अच्छी है, कौन जो है कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में हमें जो है ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा अच्छी जो है फैसिलिटीज दे रहे हैं, या फिर हमें जो है यूनिक फीचर्स दे रहे हैं। अब मान लो सैमसंग का एक मोबाइल है 30-35 हजार रुपए का। इन द सेम वे जो 30-35 हजार के मोबाइल में जो फीचर्स हैं, वही रेडमी MI कंपनी वो जो है 15,000 में, वो 20,000 के अपने फोन में सेम फीचर दे रही है। तो आप कौन सा बाय करोगे, 30-35 हजार वाला या 20,000 वाला? होता है कि ये नहीं होती ये चीज। कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, हम लोग देखते हैं कि कौन हमें जो है विद इन द हमारी रेंज के अंदर ही अच्छे जो है हमें मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।